अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो ज्यादातर लोगों को पहला जवाब शायद चीन या पाकिस्तानी होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि न्यूज में तो हमेशा इन्हीं दोनों देशों की बात होती रहती है ना। सही कहा, ऐसा लगना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन भूगोल के कुछ सबसे बड़े रहस्य उन जगहों पर छिपे होते हैं जहां हमारा ध्यान सबसे कम जाता है। असल में भारत की सबसे लंबी सीमा ना तो चीन के साथ है और ना ही पाकिस्तान के साथ है। ये सीमा बांग्लादेश के साथ है। एग्जैक्टली और आज के इस डीप डाइव में हम इसी पेचीदा भूगोल और इन लकीरों के पीछे छुपे इतिहास को समझने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के शानदार और परीक्षा उन्मुख कंटेंट के लिए ट्रेंडिंग जीके इन्फो यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल, मैंने इनके सोर्स मटेरियल देखे हैं और वहाँ का जो एजुकेशनल स्लाइड डेक है वो बहुत ही स्पष्ट है। ऐसा लगता है जैसे कोई बेहद अनुभवी शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा हो। हाँ, और हमारा मिशन भी आज यही है। हम केवल भूगोल के नीरस आंकड़े नहीं पढ़ेंगे, हम दुनिया की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, उन्हें याद रखने की गजब की ट्रिक्स और उन लकीरों के पीछे की असली कहानी पर बात करेंगे। क्योंकि देखिए, ये सीमाएं महज जमीन पर खींची गई लकीरें नहीं हैं। इनमें सदियों का इतिहास, युद्ध और कूटनीति शामिल है। सही कहा। तो चलिए भारत के पड़ोस से ही शुरू करते हैं। भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा साझा करता है और ट्रेंडिंग जीके इन्फो के नोट्स में इन 7 देशों को घटते क्रम में याद रखने की एक बहुत ही मशहूर ट्रिक दी गई है। हाँ, वो बचपन में एमबीए वाली ट्रिक है ना। बिल्कुल, बचपन में एमबीए। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल और फिर एमबीए के एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ये ट्रिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर है ना? इसे समझना ऐसा है जैसे आपको ये जानना हो कि आपके घर के चारों ओर की चारदीवारी कितनी लंबी है और वो किस किस पड़ोसी के घर से सटी है। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है बांग्लादेश, जिसके साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा है। और यही आंकड़ा, मतलब ये जो 4096.7 किलोमीटर है, ये एग्जाम्स में एक क्लासिक ट्रैप होता है। ट्रैप? वो कैसे? क्योंकि देखिए, परीक्षक जानते हैं कि सामान्य समझ इंसान को चीन या पाकिस्तान पर टिक करने के लिए प्रेरित करेगी। चीन के साथ सीमा 3488 किलोमीटर है और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। अच्छा, तो चीन और पाकिस्तान दोनों ही बांग्लादेश से पीछे हैं। बिल्कुल, और बांग्लादेश के साथ सीमा के इतना लंबा होने के पीछे एक बहुत बड़ा भौगोलिक कारण है। ये सीमा किसी सीधी रेखा की तरह नहीं है। हाँ, मैंने नक्शे में देखा है, ये बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है। एग्जैक्टली, ये नदियों, डेल्टाओं और मैदानी इलाकों से होकर गुजरती है। और आपको याद होगा 2015 से पहले तक भारत और बांग्लादेश के बीच सैकड़ों एनक्लेव थे। एनक्लेव मतलब वो छिटपुट बस्तियां जो एक दूसरे के देश के अंदर थीं। हाँ, भारत के अंदर बांग्लादेश का हिस्सा और बांग्लादेश के अंदर भारत का हिस्सा। तो इन सारी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को जोड़कर ये सीमा इतनी लंबी हो जाती है। अरे वाह, ये तो हुई प्राकृतिक रूप से विकसित हुई सीमाओं की बात। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो तब आता है ना जब ये लकीरें प्राकृतिक नहीं रह जाती। मतलब जब उन्हें सीधे कागज पर खींच दिया जाता है। बिल्कुल, जैसे भारत और चीन के बीच की मैकमोहन रेखा या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच की रेड क्लिफ रेखा। और डुरंड रेखा भी, जो पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और अफगानिस्तान के बीच है। हाँ, और नोट्स में इन्हें याद रखने की भी ट्रिक्स हैं, मैक चीन, रेड पाक, डुरंड अफगान। लेकिन जब मैं रेड क्लिफ रेखा के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है। अजीब क्यों? मतलब ये तो वैसा ही है जैसे दो भाइयों के बीच पुश्तैनी घर का बंटवारा हो रहा हो और आप किसी अनजान आदमी को बुलाकर कहें कि भाई तुम बस कुछ दिनों के भीतर घर के बीचों बीच दीवार खड़ी कर दो। भले ही किसी का रसोई घर और बेडरूम अलग अलग हिस्सों में क्यों न चला जाए। एग्जैक्टली। ये कितना डरावना है कि विभाजन के समय कागज पर खींची गई एक लकीर आज भी करोड़ों लोगों की नियति तय कर रही है। ये पुश्तैनी घर वाली एनालॉजी बहुत सटीक है, क्योंकि सिरिल रेडक्लिफ एक ब्रिटिश वकील थे जो 1947 से पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। मतलब उन्हें भारत का कोई आइडिया नहीं था। बिल्कुल नहीं, उन्हें इस विशाल उपमहाद्वीप की जनसांख्यिकी या संस्कृति का कोई जमीनी अंदाजा नहीं था। उनके पास पुरानी पढ़ चुकी नक्शों की किताबें थीं और काम पूरा करने के लिए महज कुछ हफ्तों का समय। ये तो सरासर बेवकूफी थी। हाँ, और उन्होंने कागज पर जो लकीर खींची उसने सचमुच कई जगहों पर एक ही घर को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसी तरह 1893 में खींची गई डुरन रेखा ने
भी पश्तून आदिवासी क्षेत्रों के बीचों बीच एक विभाजन रेखा खींचती थी। और स्लाइड के अनुसार ये रेखा विशेष रूप से पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, जो इस पूरे क्षेत्र को बहुत जटिल बनाता है। सही कहा, ये रेखाएं महज भौगोलिक नहीं थीं, ये अत्यधिक संवेदनशील राजनीतिक फैसले थे जिनके परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। अच्छा, सूखी जमीन पर लकीर खींचना तो फिर भी समझ आता है, लेकिन एक बात बताइए, अगर जमीन ही अपनी जगह बदलती रहे तो वहां लाइन कैसे खींचेंगे? आप सरक्रीक विवाद की बात कर रहे हैं ना? हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास एक जगह है सरक्रीक। वहां 24वीं अक्षांश रेखा यानी 24th पैरेलल को लेकर बड़ा अजीब विवाद है। बहुत ही पेचीदा मुद्दा है वो। पाकिस्तान इसे सीमा मानता है, जबकि भारत इसे सिरे से नकारता है। मैं सोच रहा था कि सरक्रीक तो कोई पक्की जमीन है नहीं, वो एक दलदली इलाका है जहां पानी का स्तर बदलता रहता है। तो वहां एक अदृश्य गणितीय रेखा कैसे काम कर सकती है? देखिए, अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड्स वैसे तो पूरी तरह से काल्पनिक गणितीय रेखाएं होती हैं। पाकिस्तान का दावा है कि सीमा रेखा सरक्रीक के पूर्वी किनारे पर होनी चाहिए, जो 24वीं अक्षांश रेखा के साथ साथ चलती है। अगर ऐसा मान लिया जाए तो क्या होगा? तो पूरा का पूरा सरक्रीक मुहाना पाकिस्तान के हिस्से में चला जाएगा, और जो कि भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल, और इसीलिए भारत इसे नकारता है और थैलविक सिद्धांत का हवाला देता है। थैलेविक सिद्धांत, ये क्या होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत है। ये कहता है कि अगर दो देशों के बीच पानी का कोई चैनल है, तो सीमा उस चैनल के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरेगी, ताकि दोनों देशों को उस जलमार्ग का बराबर इस्तेमाल करने का मौका मिले। अच्छा, तो चूंकि सरक्रीक एक ज्वारीय दलदल है जहां समुद्र का पानी दिन में 2 बार अंदर आता है और बाहर जाता है, ये चैनल अपना रूप बदलता रहता है। एग्जैक्टली। तो किसी एक फिक्स गणितीय अक्षांश को सीमा मान लेना भौगोलिक रूप से असंभव है। ये भारत का स्पष्ट स्टैंड है कि भौगोलिक सीमाएं आपसी सहमति के बिना अधूरी हैं। तो दलदली इलाकों में गणित फेल हो जाता है, लेकिन जब हम पूरी दुनिया के नक्शे को देखते हैं तो पता चलता है कि इन अक्षांश रेखाओं ने दुनिया के कई हिस्सों को बड़ी बेरहमी से काटा है। हाँ, विश्व की कई प्रमुख सीमाएं अक्षांशों पर ही आधारित हैं। नोट्स में दुनिया के कुछ प्रमुख समानांतर रेखाओं का जिक्र है, जैसे 38वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच है, 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच, और 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच। और इन्हें याद रखने की ट्रिक भी स्लाइड्स में बहुत बढ़िया दी है। 38 कोरिया, 49 अमेरिका कनाडा और 17 वियतनाम। हाँ, लेकिन इन सीधी रेखाओं को नक्शे पर देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक बड़ा सा स्केल रखकर एक केक को बीच से काट दिया हो, बिना ये परवाह के कि अंदर की परतें कैसे कट रही हैं। बिल्कुल जैसे नीचे कोई पहाड़ कट रहा है, कोई नदी बन रही है या बस्तियां अलग हो रही हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केक काटने वाली एनालॉजी ऐतिहासिक रूप से एकदम सही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 38 समानांतर रेखा है। 1945 में जब कोरियाई प्रायद्वीप को अमेरिका और सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्रों में बांटना था, तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? क्या किया? उनके पास कोरिया का कोई विस्तृत नक्शा ही नहीं था। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन का एक छोटा सा नक्शा देखा और 38 अक्षांश रेखा को चुन लिया। वेट रियली? मतलब दुनिया के इतने बड़े फैसले महज एक मैगजीन के नक्शे पर लिए गए? हाँ, क्योंकि वो रेखा प्रायद्वीप को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती थी। बस इतनी सी बात पर एक देश के 2 टुकड़े कर दिए गए। और आज वही 38वीं रेखा दुनिया की सबसे खतरनाक और तनावपूर्ण सीमाओं में से एक है। बहुत डरावना है ये। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर हम 49वीं समानांतर रेखा को देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। नोट्स के अनुसार वो अमेरिका और कनाडा के बीच दुनिया की सबसे शांत सीमा है। बिल्कुल, एक तरफ 38वीं रेखा है जिसने कोरिया को 2 कट्टर दुश्मनों में बदल दिया, और दूसरी तरफ 49वीं रेखा है जो 8000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, लेकिन वहां कोई भारी सेना तैनात नहीं है। इससे तो यही साबित होता है कि एक ही तरह की ज्यामितीय रेखा अलग अलग देशों के बीच बिल्कुल अलग परिणाम दे सकती है। सही कहा। सीमा का चरित्र इस बात पर निर्भर करता है कि उस रेखा के दोनों तरफ बैठे देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसी है। ये अक्षांश रेखाओं वाली बात तो बहुत दिलचस्प थी, लेकिन अगर हम यूरोप के इतिहास की तरफ रुख करें तो वहां का नजरिया बिल्कुल अलग है। नोट्स के अगले हिस्से में विशुद्ध रूप से सैन्य सुरक्षा और विश्व युद्धों की घटनाओं का जिक्र है। हाँ, क्योंकि यूरोप की सीमाएं ज्यामिति से नहीं
बल्कि सैन्य रणनीतियों और कंक्रीट से तय हुई थीं। एग्जैक्टली जैसे हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है, मैगिनॉट या सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच, और मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। एक ओडरनीस रेखा भी है पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच। और यहाँ जो मेमोरी ट्रिक्स छात्रों ने बनाई हैं वो बहुत ही मजेदार हैं। अरे हाँ, वो मैगी फ्राई वाली ट्रिक, मतलब इतने खौफनाक सैन्य इतिहास को एक स्वादिष्ट डिश में बदल दिया। हाँ, मैगिनॉट रेखा के लिए ट्रिक है, मनी को मैगी और फ्राई पसंद है। मनी से जर्मनी, मैगी से मैगिनॉट और फ्राई से फ्रांस। और मैनरहीन रेखा के लिए ट्रिक है, रूस के मैन फिनलैंड गए। सुनकर हंसी आती है। देखिए, ये ट्रिक्स भले ही मजाकिया हों, लेकिन भारी दबाव वाले माहौल में, जैसे एग्जाम हॉल में, ये बहुत काम आती हैं। ये मानव मस्तिष्क का एक तरीका है जटिल चीजों को याद रखने का। बिल्कुल, लेकिन इन रेखाओं के पीछे का असली इतिहास किसी चुटकुले जैसा नहीं था। मैगिनॉट रेखा के बारे में मैंने पढ़ा है कि फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को रोकने के लिए इसे बनाया था। हाँ, उन्होंने अपनी सीमा पर कंक्रीट के भारी बंकरों और तोपखानों की एक अकल्पनीय रक्षा प्रणाली बनाई थी, जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य भूल साबित हुई। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जर्मन सेना ने उस दीवार को तोड़ने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने अपनी टैंक सेना को आर्देनेस के घने जंगलों से होकर निकाल लिया और मैगिनॉट रेखा को बस दरकिनार कर दिया। अरे बाप रे, मतलब अपने घर के सामने मजबूत लोहे का दरवाजा लगाया और चोर खिड़की से अंदर आ गया। एग्जैक्टली। इससे ये स्पष्ट होता है कि भौतिक रक्षा के लिए बनाई गई ये दीवारें और खाइमां भले ही आज ऐतिहासिक मील के पत्थर बन चुके हैं, लेकिन समय के साथ ये पुरानी पड़ जाती हैं। इन सभी रेखाओं और इतिहास को समझने के बाद ये साफ हो जाता है कि नोट्स के आखिरी हिस्से में जो मास्टर चीट शीट दी गई है, जिसे रामबाण कहा गया है, वो कितनी जरूरी है। हाँ, वो चीट शीट परीक्षा से ठीक पहले छात्रों के लिए इस पूरे विषय को एक जगह समेट देती है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हमने देखा कि कैसे ये अध्ययन सामग्रियां सिर्फ परीक्षा के लिए अहम नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती हैं कि हमारा वर्तमान राजनीतिक भूगोल कितने युद्धों, संधियों और गणितीय रेखाओं का परिणाम है। सही कहा। हम जब भी कोई नक्शा देखते हैं तो हमें उन लकीरों के पीछे का इंसानी संघर्ष नजर आना चाहिए। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। हमने देखा कि इतिहास ने ये सीमाएं कागज पर स्याही से या जमीन पर कंक्रीट से खींची हैं। एक्टली। लेकिन जरा सोचिए, जब प्रकृति अपना रूप बदलती है, जब नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, या जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाता है कि सर क्रीक जैसे इलाके डूब जाते हैं, तब इन कठोर लकीरों का क्या होगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। प्रकृति तो इंसानी लकीरों को नहीं मानती। बिल्कुल। क्या भविष्य की पीढ़ियों को प्रकृति के नए नियमों के अनुसार इन नक्शों को फिर से बनाना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। निश्चित रूप से। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सुनते रहिए और सीखते रहिए।